हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने इलास्टिक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ लिया था। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इसको ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं। ऑब्लिक कोलिजन। अब देखो, इसमें हमने ये ले लिया, यहां से सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक और बॉडी जिसका मास कितना है m1 है, यहां से मूव करती है u1 वेलोसिटी से। m2 यहां रखा है और इसकी वेलोसिटी u2 जो हम लेते हैं दैट इज 0। ये रेस्ट पे है, m2 एट रेस्ट। अरे u2 लिखना था, u2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, u2 रेस्ट पर है। आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होता है आफ्टर कोलिजन m1 b1 वेलोसिटी से, जो इससे β1 एंगल बनाता है, और m2 b2 वेलोसिटी से, ये m2 जा रहा है इधर, ये β2 एंगल बनाता है। तो ये ऑब्लिक कोलिजन हो गया इससे। अब इसकी भी स्पीड ले लोगे तो थोड़ा इक्वेशन ज़्यादा हो जाएगी। u2 0 लेना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके केस में ले रखा है u2 0, क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं होता। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है β1 β2 b1 b2 कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। ये ऑब्लिक कोलिजन हो गया m1, कोई बॉडी है जिसका मास m1 है, u1 वेलोसिटी से आती है, m2 जो रेस्ट पर है ओरिजिन पर, उससे जाके इलास्टिक कोलिजन करती है। आफ्टर कोलिजन m1 मूविंग विद b1 वेलोसिटी एंड m2 मूविंग विद b2 वेलोसिटी, मेकिंग एंगल विद एक्स एक्सिस β1 एंड β2 एज शोन इन फिगर। इसमें मूव कर रहे हैं। अब हमें कौन सा कोलिजन पढ़ना है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। अब इसमें देखो टू डायमेंशन मोशन हो गया, तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं, वाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम, वाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले लिख रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें दो डायमेंशन होंगे, मोमेंटम एक्स के अलोंग, मोमेंटम वाई के अलोंग। तो पहले एक्स एक्सिस का अलोंग ले रहा हूं। देखो m1 मास है, मूविंग विद u1 वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसका मोमेंटम एक्स के अलोंग कितना रहा, m1 u1, ये रेस्ट पे था। तो इनिशियल मोमेंटम एक्स के अलोंग कितना हो गया, m1 u1, इसका 0, तो 0 में लिख नहीं रहा हूं, इक्वल्स टू, अब इसका मोमेंटम m1 v1, तो इसका मोमेंटम कितना है m1 v1, एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा m1 v1 cos β1। इसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी m1 v1 cos β1, इधर भी m2 v2 cos β2। चलो यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऐसे आएगा, m1 v1 का कंपोनेंट m1 v1 cos β1, इसका इधर आएगा m2 v2 cos β2, ये एक्स के अलोंग कंपोनेंट होंगे मोमेंटम के। इसका इधर आएगा m1 v1 साइन β1 बाई के अलोंग, इसका इधर आएगा इस डायरेक्शन में, ये ऐसे कंपोनेंट बनेगा m2 v2 साइन β2। ये बाई के अलोंग कंपोनेंट हो गए और ये एक्स के अलोंग हो गए। हम किस में निकाल रहे हैं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस आपका इनिशियल मोमेंटम कितना था m1 u1, और बाद में कितना हुआ m1 u1 cos β1 प्लस m2 v2 cos β2। तो यहां लिख दिया m1 v1 cos β1 प्लस m2 v2, ये वाला cos β2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब अलोंग बाई एक्सिस निकाल रहा हूं, अलोंग y एक्सिस
अब देखो स्टार्टिंग में y के अलोंग तो कंपोनेंट ही नहीं है, वेलोसिटी u1 के अलोंग है, लोगे तो m1 u1 cos 90 तो जीरो हो जाएगा। तो y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना, जीरो, इसका तो जीरो था ही बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसका आएगा m1 v1 sin बीटा 1 इस डायरेक्शन में, m1 v1 sin बीटा 1, और इसका इधर आएगा। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली तो कन्फर्म में नेगेटिव होगी, तो माइनस m2 v2 sin बीटा 2, ये y के अलोंग मोमेंटम हो गया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी y कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी जीरो। अब जीरो को नहीं लिखता हूं, इसकी u2 वेलोसिटी जीरो है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो इक्वल्स टू, अब इसकी बाद में वेलोसिटी कितनी है v1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसकी कितनी होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये तीन ही इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। अब अपने पास यहाँ वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो v1 पता करना है, v2 पता करना है, एंगल भी पता करने हैं बीटा 1 और बीटा 2, ये चार वेरिएबल है। हमारे पास इक्वेशन कितनी है, तीन है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। या तो वैल्यूज दो, बीटा 1 बीटा 2 बताओ तो v1 v2 सॉल्व हो जाएंगी। यानी तीन इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, चार हैं, इसलिए मैंने u2 की वैल्यू नहीं ली थी। ठीक है, चार वेरिएबल है, इक्वेशन तीन है, वी कांट सॉल्व फर्दर इट। अगर इनमें बीटा 1 बीटा 2 किसी तरह से मेजर करके पता लग जाएगा तो ये वैल्यू v1 v2 की निकल जाएंगी। तो ऑब्लिक कोलिजन में आपको इतना ही है कि कंपोनेंट लेना आना चाहिए, जरूरत पड़ेगी इनकी सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये सॉल्व नहीं होती, ये वैल्यू दे देगा ना इनकी वेलोसिटीज की, तब आप सॉल्व कर लेती हो। इसमें तो इक्वेशन कितनी है, तीन है, और आपके पास वेरिएबल है चार। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। तो आपके पास वेरिएबल हो गए चार, इक्वेशन है तीन, वी कांट सॉल्व इट फर्दर। तो ये ऑब्लिक कोलिजन था। ऑब्लिक कोलिजन का मीनिंग यही था, जो कोई भी ऑब्जेक्ट आया इधर से भी आ सकते थे ऐसे, दोनों फिर कोलिजन होकर ऐसे जा सकते थे, वो डिपेंड करता है, वो सारे ऑब्लिक कोलिजन ही है। तो आपके तो सिंपल ऑब्लिक कोलिजन दे रखा है। ठीक है, ये इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन है, जब कोई ऑब्जेक्ट आता है और बाद में आफ्टर कोलिजन वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर चले जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर का लास्ट आर्टिकल था। अब इस पे बेस्ड मीन्स कोलिजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो कम ही आता है एग्जाम में, लेकिन यूज जरूर आते हैं कंपोनेंट लेना, जो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, वही है ये। अब देखो इससे रिलेटेड जो नोट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम करते हैं। इससे मीन्स कोलिजन से रिलेटेड है। अब जिनके पास नोट्स हैं वो तो नोट्स में देख लो। देखो ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें ये क्वेश्चन है। तो पहला ये पेज नंबर है 14.5, 14.5 बोल सकते हो, इधर ये 15 है तो इधर ये 14। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं मैं, फर्स्ट लिख भी देता हूं। टू बॉल बियरिंग of mass m each moving in opposite direction with equal speed v collide head on with each other ये वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में दे दिए जाते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रिडिक्ट
द आउटकम ऑफ द collision assuming it perfectly elastic, assuming it perfectly elastic। ये आपका क्वेश्चन है। टू बॉल बियरिंग ऑफ मास m ईच मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है विद इक्वल स्पीड भी। इस तरह से देखो, एक का मास m ये ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी से, दूसरे का मास भी m ये ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी से विद इक्वल स्पीड भी, कोलाइड हेड ऑन विद ईच अदर। हेड ऑन मतलब स्ट्रेट लाइन पे से कोलिजन हुआ है। प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द कोलिजन एज्यूमिंग इट परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इसकी आउटकम्स बताओ, यानी इसके आफ्टर कोलिजन जो v1 जो वेलोसिटी होती है, हमने u1 u2 लिए थे या इसने इनिशियली v दे दिया है, तो आफ्टर कोलिजन v1 और आफ्टर कोलिजन v2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, दोनों का मास सेम है, दोनों सेम स्पीड से आ रही है। तो हमने इन इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा था ना, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा था, v1 का फॉर्मूला पढ़ा था, v1 इक्वल्स टू, याद है? चलो मैं लिख देता हूं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 u2, ये था। अब देखो, इसमें ध्यान रखना, जो मैं गिवन इंफॉर्मेशन वो यहां लिख रहा हूं। जो u1 इस फॉर्मूले में क्या है, v है, और u2 क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस v है। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। आफ्टर कोलिजन ये पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी, तो वो रख रहा हूं। m1 m2 इसमें से क्या है, m1 इक्वल्स टू m2, दोनों का मास इसने m दे रखा है, और u1 u2 का b और माइनस b दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आ रहा है। तो देखो, ये वेलोसिटी ऑफ मास m आफ्टर कोलिजन ये निकल रही है, v1 इक्वल्स टू, इसमें लिखो m माइनस m अपॉन m प्लस m, और u1 कितना है, v। इधर लिखो 2m, m1 को भी m लिख दिया, m2 को भी m लिख दिया, और u2 क्या है, माइनस v। तो देखो m माइनस m ये तो हो जाएगा 0, तो v1 निकल गया, तो हो गया 0, प्लस ये mm 2m से 2m कट गया, ये आ गया माइनस v, यानी v1 इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस v। यानी पहला ऑब्जेक्ट जैसे इससे इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होगा तो रिबाउंड हो जाएगा, माइनस v का मतलब स्पीड वही रहेगी लेकिन डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले रखा है इधर, और माइनस डायरेक्शन ये हो गया है माइनस, तो अपोजिट डायरेक्शन है, रिबाउंड हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो v1 कितनी आ गई, माइनस v। अब दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो, उसका फॉर्मूला क्या है, v2। अगर आपको ये लर्न है तो इसमें m1 और 2 ये सफिक्स लगे, इनको चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन, ये तो सेम रहेगा, m2 प्लस m1 लिखो या m1 प्लस m2 लिखो, तो मैंने m1 प्लस m2 लिख दिया। और ये u1 की जगह क्या लिख दोगे, u2, प्लस इसमें m2 की जगह क्या लिखोगे, m1 अपॉन, ये एज इट इज रह जाएगा, और u2 को लिखोगे u1। अब इसमें वैल्यू रखो, इसमें लिखो m माइनस m अपॉन m प्लस m, और u2 कितना है आपका, माइनस v, ये माइनस v, प्लस इसको लिखो 2m, और ये m प्लस m, और u1 कितना है आपका, v, ये लिख दिया v। तो देखो ये 0 हो गया, m माइनस m, 0 इंटू माइनस v 0, ये 2m कट जाएगा, तो v2 कितना आ गया, v आ गया। ये आफ्टर कोलिजन ये माइनस v से जा रहा था ऐसे, ये डायरेक्शन माइनस v है, तो इधर आ जाएगा ये। तो ये दोनों, जैसे m जो पहला था वो तो ऐसे मूव करेगा v वेलोसिटी से, ऐसे जा रहा था, इसलिए माइनस साइन आया इसमें, यानी रिबाउंड होगा। और ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था, तो आफ्टर कोलिजन कैसे मूव करेगा, इससे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों बॉल आफ्टर कोलिजन
रिबाउंड हो जाएंगे विद सेम स्पीड, उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाएंगे। इसका ही कंक्लूजन निकला। अब बोला ना आउटकम बताओ, v1 v2 वेलोसिटी आ गई, इसका कंक्लूजन क्या निकला, बोथ बॉल आफ्टर इलास्टिक कोलिजन रिबाउंड विद सेम स्पीड। तो ये इधर उसी स्पीड से, डायरेक्शन चेंज है इसलिए वो वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं। इसकी वेलोसिटी इधर थी बिफोर कोलिजन, अब इधर हो गई, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहा है। तो ये तो आपका फर्स्ट एग्जांपल था। अब मैं सेकंड कर रहा हूं। अब देखो सेकंड, a sphere of mass m moving with a velocity u hits another stationary sphere of same mass, यानी इसका भी मास m ही है, ऑफ सेम मास। if E is the coefficient of restitution, what is the ratio of the velocities of two spheres after collision? ये बोल रहे हैं a sphere of mass m moving with a velocity u hit another stationary sphere of same mass। ये बोल रहे हैं एक स्फीयर है जिसका मास m है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा स्फीयर उसका ही मास m है, वो रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जैसे u2 लेते हैं वो 0 है, u1 यहाँ कितना हो गया, u हो गया। if E is the coefficient of restitution, E coefficient of restitution है, what is the ratio of the velocity what is the ratio of the velocity of two sphere after collision? दोनों स्पेयर की कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या है वो बताओ। तो देखो इसमें E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी v2 माइनस v1, v2 v1 वेलोसिटी है इनकी आफ्टर कोलिजन, इसकी v2 इसकी v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u1 माइनस u2। अब इसकी वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू यहाँ, ई की वैल्यू तो ई दे रखी है उसने, v2 आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी देखो, v2 हमें पता नहीं है, v1 हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करनी है, u1 हमें पता है u है और ये 0 है u2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू, ये u इधर आ जाएगा e u, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई जो ये इंफॉर्मेशन से मिल गई हमें, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e u। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कंजर्वेशन और मोमेंटम लगा दो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, हर कोलिजन में रहता है, तो y कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना होगा m1 u1, तो m1 तो m u,
एम यू, इसका 0। आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड हो गई थी v1, तो ये हो जाएगा एम v1 प्लस इसकी क्या हो गई थी v2, एम v2। इससे m कॉमन लेके कट गया तो u इक्वल टू क्या आ गया v1 प्लस v2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड से दो वेरिएबल है आपके पास v1 v2, u और e तो गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन है, तो v1 v2 को सोल्व कर लो। तो देखो सेकंड इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, v1 प्लस v2 इक्वल टू u, ये हो गई सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, जैसे ऐड करोगे तो v1 कैंसिल आउट, यहां हो जाएगा 2v2, 2v2 इक्वल टू eu प्लस u, तो u कॉमन ले लो, ये लिख दिया 1 प्लस ई, यही तो बचेगा। ऐड करोगे देखो ये और ये ऐड कर रहे हैं, v1 कैंसिल आउट, माइनस प्लस है, v2 2v2, इधर u प्लस u, u कॉमन ले लिया, ये आपकी। अब v2 निकाल लो यहाँ से, v2 इक्वल टू कितना आ गया u1 प्लस ई अपॉन 2, इसको थर्ड दे दिया, ये v2 आ गया। अब आपको v1 फाइंड आउट करनी है, तो v1 इसी में से कोई सी इक्वेशन यूज कर लो, v1 फाइंड आउट हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड v1 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से u माइनस v2, तो u तो आपका u ही है, v2 की वैल्यू ये रही u1 प्लस ई अपॉन 2, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2u माइनस, इसको भी ब्रैकेट खोल देता हूँ, u माइनस ui अपॉन 2, तो देखो u में से u माइनस होकर क्या बचेगा u माइनस ui अपॉन 2, तो इसको ले सकते हो u कॉमन 1 प्लस ई अपॉन 2। आपसे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ टू स्फीयर आफ्टर कोलिजन, तो आपको ये फाइंड करना है v1 अपॉन v2। v1 की वैल्यू ये रही u1 प्लस ई अपॉन 2 अपॉन ये क्या है, एक मिनट, यहाँ 1 माइनस ई आएगा ये, ठीक है, ये माइनस साइन बचेगा ना u माइनस यू ई, तो u 1 माइनस ई, तो ये आएगा 1 माइनस ई, कट जाएगा। और ये कितना है u1 प्लस ई अपॉन 2। अब देखो 2 कैंसिल आउट, u कैंसिल आउट, ये रेशो आ गया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये रेशो आ गया इसका। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल और है, वो भी करा देता हूं। ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, a ball moving on a horizontal frictionless plane hits an identical ball at rest with a velocity velocity 0.5 meter per second if the collision is elastic कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। कैलकुलेट द स्पीड imparted
to the target wall if the speed of the projectile after collision is 30 मीटर पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So that the two balls move at right angle to each other after the collision। ये बोल रहे हैं a ball moving on a horizontal frictionless plane hits an identical ball at a rest। दूसरी बॉल रेस्ट पे थी, मास सेम है, आइडेंटिकल का मतलब, विद ए वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक कैलकुलेट द स्पीड इम्पार्टेड टू द टारगेट बॉल। जो दूसरी बॉल था उसको स्पीड कितनी मिली वो बताओ। इफ द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर कोलिजन इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड जो 0.5 थी मीटर पर सेकेंड है, ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये भी 0.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो इतनी हो गई। और ये भी बताओ कि दोनों सो दैट द टू बॉल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों बॉल आफ्टर कोलिजन राइट एंगल पे मूव कर रही है। इसका देखो ये ऐसे करें, इसका मास m है, ये बॉल, दूसरी बॉल जिसका मास भी m है, ये u1 ले रहा हूं, u1 यहां दे दिए 0.5 से मीटर पर सेकेंड। इससे ये रेस्ट में u2 कितना दिया है 0, ये रेस्ट में, इससे जाके कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन, अब इसमें देखो ऐसे ले लेता हूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस मान लेता हूं। आफ्टर कोलिजन ये ऐसे चली गई पहली बॉल जिसका मास तो m है, ये सपोज v1 वेलोसिटी चली गई, और ये m मास है इसका भी, ये v2 वेलोसिटी चली गई, ये सपोज θ1 एंगल से गई, ये θ2 एंगल से गई विद द x एक्सिस। तो आपको ये वेलोसिटी तो दे रखी है इसकी v1, यहां लिख देता हूं v1, इसने आफ्टर कोलिजन दे रखी है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये 0.3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड दे रखी है। v2 आपको पता करनी है, एक ये पता करना है θ1 प्लस θ2 90 है, ये आपको पता करना है θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एक पता करना है v2, ये पूछा है क्वेश्चन में, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी, और θ1 प्लस θ2 90 है, पता करो। तो कोलिजन कौन सा बताया इसने, इलास्टिक कोलिजन बोला ना, कोलिजन इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, इसका मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो पहले लगा रहा हूं भाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी तो 0 है, सिर्फ इसकी लिखी जाएगी हाफ m u1 स्क्वायर। तो u1 की वैल्यू लिख रहा हूं 0.5 का स्क्वायर, इसकी 0 गई काइनेटिक एनर्जी, इसकी दूसरे ऑब्जेक्ट में पहले आफ्टर कोलिजन हाफ m मास तो m है, v1 कितना है 0.3 का स्क्वायर, प्लस इसका मास भी m है, v2 आपको पता करना है तो v2 स्क्वायर। अब इसको फर्दर सोल्व कर लो, देखो हाफ m कैंसिल आउट हो गया,
तो ये तो बचा 0.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.3 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब B2 आपको निकालना है, तो ये तो हो गया 0.25 इक्वल्स टू 0.09 प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ। अब देखो B2 स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो B2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 0.25 माइनस 0.09, कितना बचा 0.16। तो B2 कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट कर दो 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई उसकी, B2 की स्पीड कितनी आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये B2 आ गया, B2 यहां लिख देता हूं, ये पहला आंसर आ चुका है B2। तो B2 आपका ये आ चुका है B2 इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब आपका ये काम रहा, ये प्रूव करो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसके लिए आपके पास एक ही क्लू बचता है कि अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो आप लगा चुके हो। ये B2 मैंने वैल्यू लिख दी, इसको हटा देता हूं, जिससे इधर लिख लेंगे अब। ठीक है, अब बचा y कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो y कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें देखो ये ऑब्लिक कोलिजन है, 2 डायमेंशन में होगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। पहले अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग लिखो कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का। देखो एक्स के अलोंग इसका मोमेंटम कितना है m1 u1, तो m1 आपका m है, u1 कितना है लिखूंगे, पहले लिख देता हूं m1 u1 प्लस ये इसका वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम 0 आफ्टर कोलिजन x के अलोंग। इसका देखो इसका मोमेंटम क्या होगा m1 v1, तो इधर आ जाएगा mv1 cos θ1, और इसके अलोंग कंपोनेंट निकालोगे इधर क्या आएगा mv1 sin θ1। ये हमने 5th चैप्टर में सीख लिया था। और mv2 इसका मोमेंटम इधर क्या आएगा mv2 cos θ2, इधर आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे आएगी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे, तो ये आएगा mv2 sin θ2। अब x के अलोंग इसका m1 u1 हो गया, इसका 0, ये दोनों इसके, इसका इधर दोनों की डायरेक्शन इधर, ये पॉजिटिव x में, तो ये हो जाएगा mv1 cos θ1 प्लस mv2 cos θ2। अब देखो m1 कितना m है, u1 आपको दे रखा है 0.5, ये 0 हो गया, ये m है, b1 आपको दे रखा था 0.3, ये cos θ1 प्लस mv2 आपको पता नहीं है cos θ2। ठीक है, अब इसमें m कॉमन लेके हट जाएगा, m कॉमन लेके हट गया है, तो इधर आ जाएगा। और b2 भी आपने निकाल लिया, वैल्यू रख दोगे b2 की, तो b2 आप कैलकुलेट कर चुके 0.4, तो b2 की वैल्यू भी रख देते हैं। b2 कितना आ गया 0.4, m कॉमन लेके हट गया, 10 से इंटू कर दो, सारे डेसिमल हट जाएंगे, तो ये बचेगा 5 इक्वल्स टू 3 cos θ1 प्लस 4 cos θ2। ठीक है, ये वैल्यू बची है आपकी, डस्टर कहाँ गया मेरा। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, b2 मैंने पहले लिख दिया जो यूज कर लिया है। अब देखो इससे cos θ1 निकाल लेता हूं, 3 cos θ1, इसकी वैल्यू निकालोगे ये इधर आ जाएगा, ये 4 है, यू मत पढ़ लेना इसको, तो ये हो जाएगा 5 - 4 cos θ2। ये इक्वेशन
वो पहली थी तो इसको दूसरी दे देता हूँ। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये आपका x के अलोंग आ गया, अब y के अलोंग और निकालना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ। V2 आप कैलकुलेट कर चुके हो, इस सेकंड इक्वेशन जो आई वो यहाँ लिख रहा हूँ। 3 cos θ1 इक्वल्स टू 5 माइनस 4। ये cos θ1 क्यों निकाला है अभी बताऊंगा आपको। ये 4 cos θ2 ये निकाल लिया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये अलोंग एक्स एक्सिस की जगह हम क्या लगाएंगे, बाई एक्सिस। इसको मिटा रहा हूं यहां से, एक्स की जगह अलोंग बाई एक्सिस। अब बाई के अलोंग देखो, इधर मोमेंटम 0, इसका भी 0, तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0 इक्वल्स टू इधर m1 v1 sin θ1 पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर है, इसलिए m1 v1 sin θ1। अब ये देखो इधर है, ये पॉजिटिव लिया तो कन्फर्म में नेगेटिव होगा। ये कितना है, mv2 sin θ2। m1 या m है, mv2 sin θ2, लेकिन इसका साइन क्या आएगा, माइनस, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव ले रखा है, वो पॉजिटिव है। m कॉमन लेके गया, ये 0 में, तो b1 की वैल्यू इसने दे रखी है, b1 आफ्टर कोलिजन 0.3, तो ये हो गया 0.3। m काट दिया है, साइन θ1 माइनस m कट गया b2, ये रहा 0.4 साइन θ2। अब इसको इधर ला रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई एक साथ ही कर रहा हूँ, डेसिमल हट जाएगी 10 से 2 करते ही, तो ये आ जाएगा 3 साइन θ1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 साइन θ2। ये आपकी सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, θ1 प्लस θ2 90। अब इससे देखो, हमें दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, θ1 हट जाएगा और θ2 मिल जाएगा। इसलिए इसमें 4 वेरिएबल है, इस इजी नहीं है वैसे सॉल्व करोगे तो, इसलिए मैं 3 cos θ1 को इधर लाया था, इससे 3 sin θ1 इधर आ गया। यानी सेकंड को स्क्वायर करो और थर्ड के साथ ऐड कर दो, थर्ड के स्क्वायर में, तो सेकंड का स्क्वायर इधर क्या होगा, 9 cos स्क्वायर θ1, इधर क्या आएगा 9 sin स्क्वायर θ1। 9 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ1, जिससे 1 हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया है। 9 cos स्क्वायर θ1, 9 sin स्क्वायर θ1, 9 कॉमन ले लिया। इधर इसका स्क्वायर करोगे तो 5 माइनस 4 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 का लिख दूं डायरेक्ट, साइन 4 का स्क्वायर 16, साइन का साइन स्क्वायर θ2। अब फर्दर सोल्व कर लो, ये तो हो गया 9 इक्वल्स टू, यहाँ आइडेंटिटी यूज करो, 25 प्लस 4, पहले वो ले देता हूँ माइनस की टर्म, माइनस 5 4 जा 20, 40 cos θ2 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 cos स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर θ2। अब इसमें 16 कॉमन ले लेना, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो देखो मैं एक स्टेप जंप करके लिख रहा हूँ, 9 इक्वल्स टू 25 माइनस 40 cos θ2 प्लस ये 16 ही बचेगा, कॉमन लोगे, cos स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2 1। अब देखो 16 प्लस 25 कितना हो गया, ये 40 cos θ2 को उधर ले जाता हूं, ठीक है, 40 cos θ2 इधर नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। इधर 25 प्लस 16 कितना हो गया, 41, ये 9 इधर आके माइनस हो गया, तो 42 cos θ2 इक्वल्स टू कितना बचा, 41 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचा 32, तो cos θ2 इक्वल्स टू 32 अपॉन 40, 8 से कट कर दो, देखो cos θ2 की वैल्यू आ गई 8 4 जा 8 5 जा 4 अपॉन 5, यहां लिख देता हूं, जरूरत पड़ेगी, इस थर्ड इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी, यहां लिख रहा हूं 3
साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 4 साइन थीटा 2। ये थर्ड इक्वेशन। हमने कॉस थीटा 2 निकाल लिया है 4/5, ये आ गया। और कॉस थीटा 2 आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा इससे। साइन थीटा 2 क्या होगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2। वही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसमें इसकी वैल्यू रख दो, साइन थीटा 2 आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कितना है? 4/5। इसका स्क्वायर कितना होगा? 16/25। 4 जा 16, 5 स्क्वायर 25। एलसीएम ले लो, ये बचेगा रूट में 9/25। 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो बाहर आगे कितना रहेगा? 3/5। ये साइन थीटा 2 आ गया। साइन थीटा 2 कितना आ गया? 3/5। कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 आ गए। अब हमें जैसे कॉस थीटा 2 का था ये रहा, इससे हमें साइन सेकेंड से कॉस थीटा 1 मिल जाएगा। और यहां रख दोगे तो साइन थीटा 1 मिल जाएगा। ये वैसे निकालना ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा। तो ये तो दोनों वैल्यू निकाल ली। अब फ्रॉम सेकेंड इसका यूज कर रहा हूं, इसको मिटा लेते हैं इधर से, यहीं करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इससे 3 cos थीटा 1 माइनस 5 माइनस 4 cos, क्या लिख दिया, इक्वल है 5 माइनस 4 cos थीटा 2। तो देखो 5 एज इट इज माइनस 4 एज इट इज, cos थीटा 2 की वैल्यू रही 4/5। तो इंटू 4/5। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 5 5 जा 25 माइनस 16/5। तो 3 cos थीटा 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 9/5। 3 से कट जाएगा तो cos थीटा 1 आ गया आपका 3/5। ये cos थीटा 1 आ गया। अब cos थीटा 1 आ गया, साइन थीटा 1 वैसे निकालो ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, या इसकी वैल्यू यहाँ रख के भी निकाल सकते थे, आपकी चॉइस है, जैसा चाहो। तो साइन थीटा 1 क्या होगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो 1 तो 1 है, माइनस इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 9/25। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 16/25, दैट इज 4/5। आपके पास देखो यहाँ लिख रहा हूं ऊपर, ये तो दोनों आ ही चुके हैं, cos थीटा 2 साइन थीटा 2। अब यहाँ लिख रहा हूं cos थीटा 1। cos थीटा 1 कितना आ गया? 3/5। और साइन थीटा 1 कितना आ गया? 4/5। हमें क्या ढूंढना था? थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, मूव कर रहे हैं। तो या तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का फॉर्मूला लगा दो, या cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 का। तो मैं देखो ये लगा देता हूं, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्या फॉर्मूला है इसका? साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। अब इनकी वैल्यू रख दो। साइन थीटा 1 एरा 4/5, cos थीटा 2 एरा 4/5 प्लस cos थीटा 1 एरा 3/5 इंटू साइन थीटा 2 ये 3/5। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। ये तो हो गया 16/25, ये हो गया 9/25। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 25/25 दैट इज 1। तो ये आ गया। जैसे यहाँ करता हूँ इसके आगे, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ गया? 1। अब साइन में 1 कब होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। साइन 91 होता है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ गया? 90 डिग्री। तो दो ही चीज पूछी थी, आफ्टर कोलिजन सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और ये भी प्रूव करो दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 आ गया। तो आफ्टर कोलिजन
दोनों राइट एंगल पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, और कई बार दिया हुआ है एग्जाम में। थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज हो रही है, थोड़ा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब ये चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तो आपका रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के नाम से, वैसे उसमें रोटेशन मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले अब उसकी वर्कशीट बच रही है, उसको वर्कशीट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कराऊंगा।